अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है तौहीन अदालत की आज जो कार्रवाई हुई है। फैसल वड्डा और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब अदालत में पेश हुए। उनके वकला ने आज तौहीन अदालत की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स दिए और जो बातचीत हुई, जो अहवाल था उसका, केस किस तरफ जा रहा है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उन्होंने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है। इख्तलाफी नोट वो 4-1 का फैसला जो आया था कि इमरान खान साहब की कवरेज को लाइव नहीं दिखाया जाएगा। केपी हुकूमत की तरफ से ये दरख्वास्त आई थी कि उम्मत मुस्लिमा को लीडर को लाइव दिखाया जाए, जो कि नहीं दिखाया गया। उसका इख्तलाफी नोट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने आज पेश कर दिया है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान साहब को एक लंबे अरसे के लिए जेल में रखने की प्लानिंग हो रही है। वो प्लान आपसे रिवील करूंगा, वो प्लान क्या है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। और आज की जो आखिरी खबर है वो होगी FIA के हवाले से कि जो 2 अनमोल रतन आए थे PTI के, उन्होंने उनको इंटरव्यू किया गया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला जारी कर दिया, उस पर भी बात करेंगे आखिर में। तो सबसे पहले आते हैं फैसल वड्डा। वड्डा बंदा है, बड़े लोगों का 35 लोगों के पार्लियामेंटेरियन सेनेटर्स को लेके सपोर्ट के साथ वो अदालत में आज मौजूद थे। उनके वकील मोई साहब जो माशाल्लाह बड़े काबिल वकील हैं, वो उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। और मुस्तफ़ा कमाल साहब के जो वकील थे वो फ़रूक नसीम अल मशहूर सेनेटर, अल मशहूर वड्डे चौधरी साहब के आशीर्वाद से वो एक दफ़ा सेनेटर थे। ये इमरान खान के दौर में वज़ीर कानून रहे हैं और ये वो वकील हैं जो फ़ाइज़ ईसा साहब के केस में हुकूमत की नुमाइंदगी किया करते थे। आज उनका आमना सामना हुआ फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत में, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। केस की हेयरिंग पे आते हैं। जनाब फैसल वाडा साहब ने तो क्लियरली इनकार कर दिया कि वो किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगेंगे। उन्होंने 1-2 दफ़ा ये इजाज़त भी मांगी कि उनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आपके वकला आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं तो फिर उन्हीं को मौका दिया जाएगा, आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो उनके वकील ने फैसल वाडा साहब से की नुमाइंदगी की और मुस्तफ़ा कमाल जो कि पहली माफ़ीनामा उनका जमा करवा दिया गया, लेकिन उनका माफ़ीनामा रिजेक्ट हो गया। उसकी वजह क्या है कि उस माफ़ीनामे में उन्होंने कहा मुझे लगता नहीं है कि मैंने कहीं पर अदालत की तौहीन की है, अगर हुई है तो मैं माजरत खा हूँ और मैं अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। अब चीफ जस्टिस साहब यहाँ पे ये फरमाते हैं कि अगर अदालत की तौहीन आपने नहीं की तो फिर माफ़ी किस चीज़ की, तो रिजेक्ट है। आपने जब तौहीन ही नहीं की, जब आप समझते हैं कि आपने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, इस पर वो अटार्नी जनरल से पूछते हैं कि इनकी तकरीर जो 34 मिनट की तकरीर है जो चैनलों में दिखाई गई है, उसमें कहीं आपको लगता है कि तौहीन अदालत हुई है? तो अटार्नी जनरल साहब ने कहा जी मुझे लगता हुई है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने उन्हीं की ड्यूटी लगा दी कि आप वो चीज़ें निकाल के लेके आएँ उस स्क्रिप्ट से। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके स्क्रिप्ट को आप देखें और जहाँ पे आपको लगता है वो हमें अगली हेयरिंग में आप हमें दें। अब जो फ़रूक नसीम साहब थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बिल्कुल नहीं, कहीं पे भी कोई ऐसी बात ही नहीं की। वो तो एक रिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें उन्होंने फिर जिक्र किया कि अदालतें मेरा केस जो उनसे वो सुन नहीं रही, इस हवाले से अगर कोई बात निकल गई है उनके मुंह से तो माजरत ख्वाह है। फिर उसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप दोनों की बैक दर बैक आई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले फैसल वाडा साहब की आई है, फिर उसके बाद आपकी आई है, तो आपने प्लान करके किया? उन्होंने कहा नहीं, ये कोइंसिडेंस था कि फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी आई है, उन्होंने प्रेस मीडिया क्लब में जाके की है। तो उसका मतलब यही था कि वो मीडिया को अट्रैक्ट करके नेशनल चैनल पे अपनी बात करना चाहते थे। उस पर उन्होंने अदालत को तनकीद की कि केसेस जो उनसे हैं वो उनका डबल स्टैंडर्ड है और मैं कोई बात नहीं करना चाहता कि ये मेरे पे भी तो इन अदालत ना लग जाए। और फैसल वाडा साहब के सख्त रिमार्क से फैसल वाडा साहब ने कुछ बाकायदा उनके वकील ने भी माना कि उन्होंने अतर मिनल्ला और बाबर सत्तार साहब का जिक्र किया कि उनको उन्होंने कोई लेटर लिखा और उसका उनको जवाब नहीं मिला तो वो हक बजाने में वो पूछ सकते हैं। तो फिर उनको कहा कि आप पार्लियामेंट में भी कर सकते थे। जजेस ने मार्क्स दिया तो उन्होंने पार्लियामेंट में जाकर भी कर दी।
सैनेट के फ्लोर पर भी। तो फैसल वाडा साहब अभी माफ़ी मांग नहीं रहे, वो कायम है। उनको अदालत ने 1 हफ्ते का मौका दे दिया है कि आपको हम 1 हफ्ते का मौका देते हैं, आप माफ़ी मांग लें। अब ये अदालत के समझ ले तरला ही है। जिस तरह अतर मिनिल्ला साहब इमरान खान साहब को जस्टिस जेबा के बारे में कहते थे, चले जाएं माफ़ी मांग लें, लेके के दे दें, हम मान लेंगे आपने माफ़ी मांग ली है। अब ये भी वही केस है। अब अदालत फैसल वाडा साहब को कह रही यार तू मांग ले माफ़ी, तेरी जान छुट जाएगी। अब किस तरफ केस जाता है वो तो बात की बात है, लेकिन जिन चैनलों ने आज इनकी कार्रवाई दिखाई, उनको भी नोटिस जारी की, उन्होंने दिखाई क्यों? अब मुझे यहाँ पे इतराज़ है कि चैनलों का इसमें क्या कसूर है। मीडिया चैनल्स होते हैं, अब वो एक लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, अब उसमें वो क्या बात थ्रो करेगा मीडिया चैनल को तो नहीं पता। यहाँ तो मीडिया चैनल रिकॉर्डेड दे, आप ऑर्डर कर दें कि आपने कोई चीज़ लाइव दिखानी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता उसने किस चीज़ पे बात करनी है, किस लाइन अगले मिनट उसने किसको गालियां निकालनी है। तो मीडिया तो एकदम रोक नहीं सकता, या शायद उनके पास हो भी शायद, लेकिन जब एक लाइव चल रही है चीज़, उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि उसको एनालाइज करना बैक वक्त बैठ के कि ये बंदा क्या बात कर रहा है, ये ऑन एयर जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। पैमरा के वकील से भी पूछा कि आपने ये जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं कि अदालती ट्रिगर्स आपने नहीं चलाने, ये क्यों आपने लगाई हुई है, तो उसका भी जवाब आप दें। आप आज़ादी राय है, वकीलों को जो जर्नलिस्ट हैं उनका काम है कि वो पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें, नेगेटिव ना करें, इश्तहाल अंगेज ना करें, गलत रिपोर्टिंग ना करें। फिर उधर कुछ सहाफ़ी भी बैठे हुए थे जिनकी तरफ उन्होंने इशारा करके कहा कि यहाँ पे बड़े बैठे हैं डॉलरों के लिए झूठ बोल रहे हैं और प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आप ये काम ना करें। बाकी पॉजिटिव जो रिमार्क्स आते हैं उनको आप दें, उनको टीवी पे चलना चाहिए, इसकी इजाज़त होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब आर्टिकल 66 का भी जिक्र हुआ, फिर आर्टिकल 68 का भी जिक्र हुआ कि आप जजेस के कंडक्ट पे बात नहीं कर सकते। आप बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो असम्बली के फ्लोर में जो बातें होंगी उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते कहीं पे भी, लेकिन जजेस के कंडक्ट के बारे में अगर आपने कोई बात की तो वो उसके ऊपर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। इस पर भी बात हुई। अब अदालत ने टाइम दिया फायद ईसा साहब ने कि आप 1 हफ्ते का टाइम फैसल वड्डा साहब को दिया है कि आप सोचें और अपनी नज़रसानी करें, आप माफ़ी मांगे। अतर मिनल्ला साहब और जो उनके बाकी जजेस मौजूद जज हैं उनको आज फायद ईसा साहब का भी मूड थोड़ा सा चेंज नज़र आया, उन्होंने सपोर्ट किया अपने कुलीग जजेस को, और इससे तासुर ये मिल रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन जो इधर उधर ये नोट, इसमें जज फायद ईसा साहब ने ये भी रिमार्क्स दिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दौर में कोई कन्विक्ट हो, क्योंकि इससे पहले हो चुके हैं कुछ लोग, जनाब दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी, इनको तो इनकी तो माफ़ीनामा भी रिजेक्ट किया गया और उनको सजाएं दी गई। तो फायद ईसा साहब नहीं चाहते कि कहीं से भी इस किस्म का प्रेशर या इम्प्रेशन जाए कि अदालत जो सी है वो पार्लियामेंटेरियंस की रिस्पेक्ट नहीं करती, और उनको अब उस अगर आप उनके दायरा इख्तियार में आके उनको को तनकीद करेंगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। फायद ईसा साहब ने यह भी कहा कि आप मुझ पर पॉजिटिव तनकीद करें, मेरे डिसीजंस पर आप मुझे इस्लाह करें, मैं उसको सुनूंगा, लेकिन आप झूठी खबरें ना दें, झूठ ना बात करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप दरख्वास्त दें, मैं उस पर दरख्वास्त सुनूंगा आपकी। तो अगर आपको प्रॉब्लम थी तो आप दरख्वास्त देते और हमसे पूछते कि ये क्यों हुआ। बहरहाल ये अगली हेयरिंग पे अब होगा कि क्या हफ्ते का टाइम दिया फैसल वड्डा साहब को कि वो क्या करते हैं, कि मुझे लगता है कि वो माफ़ी मांग लेंगे। ये मेरी एक समझ लें एक थर्ड सेंस है, तो मेरी खबर कह लें कि वो माफ़ी मांग लेंगे फैसल वाडा साहब। वो गैर मशरूत माफ़ी का कह देंगे कि मुझे माफ़ी दी जाए और केस को रफा दफा करने की कोशिश किया जाएगा कि आगे से ये कोई टेंस सिचुएशन ना हो, क्योंकि आगे मुल्क के हालात बड़े टेंस से हैं। तो आज की जो दूसरी खबर है वो है जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इख्तिलाफी नोट माशाल्लाह दे दिया कि उम्मत मुसलमा का इतना बड़ा लीडर है, 13 सफ़ा का इख्तिलाफी नोट है ये,
और उसमें उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा का इतना बड़ा लीडर है, उसको आप लाइव क्यों नहीं दिखा रहे। अच्छा, इसमें वो कुछ माजी में भी चले गए, उनको भट्टो भी याद आया, बेनजीर भट्टो भी याद आई, नवाज शरीफ साहब भी याद आया, नवाज शरीफ साहब की कुछ बातें भी याद आई कि नवाज शरीफ साहब खुद कहा करते थे कि पार्लियामेंट को एक कर्नल चला रहा है। नवाज शरीफ साहब ये भी कहा करते थे कि पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हो रही है। तो हमें उस इम्प्रेशन से बाहर निकलना चाहिए। इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर है और एक पॉलिटिकल जमात का बहुत बड़ा लीडर है, तो उससे हम मुफाद आमा के जो एक हमने बनाई हुई है कि मुफाद आमा का केस हमने लाइव दिखाना, उसमें ये रुकावट है अगर हम नहीं दिखाते, क्योंकि इसकी कवरेज पहले भी लाइव जा रही थी और इसको क्यों रोका गया, इस चीज़ पर उनको एतराज़ है कि उन्होंने अपना ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसको लाइव दिखाना चाहिए कि इमरान खान साहब इस मुकदमे में रिस्पोंडेंट हैं और उनको पूरा मौका मिलना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। और ये बहुत बड़ा लीडर है, माजी में जिस तरह गलतियाँ हुई हैं हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा लीडर है, इसकी आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। अच्छा, मुझे यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर पाबंदी लगी थी पैमरा की तरफ से, सहाफ़ी तंजीमें और नून लीग के लोग अतर मिन्ना साहब के पास ही गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, तो तब भी इन्होंने नवाज शरीफ साहब को लाइव कवरेज करने से नहीं रोका था, बल्कि उसको सपोर्ट किया था कि आप बिल्कुल इन पर पाबंदी लगाएं और किसी किस्म के ऑर्डर जारी नहीं किए कि आज़ादी राय है। नवाज शरीफ बहुत बड़ा लीडर है, एक 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कोई बात कर रहा है उसको टीवी पे दिखाना चाहिए, तब तो आप चुप रहे। तब आप आज आपका स्टैंडर्ड और हो गया। तो आप सियासी तौर पर ठीक खेल रहे हैं अतर मिन्ना साहब, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से नहीं चीज़ों को देख रहे। आपके फैसलों में तजाद है, पहला फैसला आपका और था, आज आप इमरान खान साहब के लिए फैसला आपका हो रहा है। आज इमरान खान साहब के लिए आपका कानून हो रहा है, नवाज शरीफ साहब के लिए कानून हो रहा है, तो ये दोहरा डबल स्टैंडर्ड है। पहले अपने आप को दुरुस्त करें, और यहाँ पे फाइज ईसा साहब को भी चाहिए था कि इनकी दुरुस्तगी करें कि आप पहले केस में, नवाज शरीफ साहब के केस में, उनको इजाज़त नहीं देते कि वो लाइव उनका कोई बयान दिखाया जाए। उनका नाम तक लेने पे पाबंदी थी पैमरा की तरफ से कि आप उनका नाम भी नहीं ले सकते, मरीम नवाज और नवाज शरीफ। और आज आपको इमरान खान साहब बड़ा मासूम लग रहा है कि उसको दिखाया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए वो मुलजिम है, वो सजा याफ्ता है, वो जेल के अंदर है। और इसीलिए उसको जब बाकी जजेस जो 4 हैं, ये एक अक्सरती फैसला है, ये कोई फर्द वाहिद का फैसला नहीं है। आपने जो सोच लिया वो ठीक नहीं है। 4-1 का फैसला था जिसमें बाकी चारों जजेस ने इस चीज़ पे इत्तेफाक किया कि इसको हमें लाइव नहीं दिखाना चाहिए। और उस खदशे को इमरान खान साहब ने दुरुस्त करवाया। वो कैसे करवाया दुरुस्त उस खदशे को, कि जब इमरान खान साहब को मौका दिया गया तो वो वही 8 फरवरी की टेप चलाई उन्होंने, 9 मई का टेप चलाया, फिर मैं कसूरवार, मेरे से ज्यादती और इस्टेब्लिशमेंट, फर्द वाहद, जंगल का बादशाह। इसी वजह से, क्योंकि इस केस को सियासी रंग दिया जा रहा था और इसी वजह से जजेस ने मफाद आमा के मफाद में इस केस को लाइव नहीं दिखाया कि इसको पोलिटिकली यूज़ किया जाएगा। हालांकि केस नैब का है, नैब के हवाले से इमरान खान साहब बात करें, इमरान खान साहब वकील भी नहीं है। यहाँ तो आप कहें वो वकील हैं, उनका वकील आप ख्वाजा हारिस है, तो वो उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, तो उनको क्या तकलीफ है? उन्होंने कौन से रिमार्क्स देने हैं ऐसे? कौन सा ऐसा पॉइंट है वो अपने वकील को कह दें कि ये बोलें आप मेरे बिहाफ पे? तो इमरान खान साहब पॉलिटिकली इसको यूज़ करना चाहते थे, जिसको डिफ्यूज़ किया 4 जजेस ने, और उनका फैसला दुरुस्त था। ये खदशा उनका बिल्कुल ठीक था, क्योंकि जब उनको मौका दिया गया उन्होंने पॉलिटिकल बातें की और उन लोगों की बातें की जो उधर मौजूद नहीं थे, इररेलेवेंट बातें की। यहाँ तो नैब के हवाले से बात करते, नैब के केसेस की बात करते, नैब की रिकवरीज का बात करते कि हमारे दौर में क्या क्या हुआ, तो फिर तो वो एक रेलिवेंस थी। अब इररेलेवेंस पॉलिटिकल बातों के लिए अदालत उसको यूज़ नहीं उन्होंने होने दिया, विच इज़ गुड थिंग। आज की जो तीसरी खबर थी वो जनाब FIA ने रोक दिया। FIA को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज है मोहसिन कियानी, ये PTI के जो 3 अनमोल रतन थे ना, 2 राउफ हसन, उमर अयूब
اور جناب گوہر خان جو چیئرمین ہے سو کولڈ، ان کو بلایا گیا 1971 کی ویڈیو جو عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالی گئی، اس کے حوالے سے آج ان کو بلایا گیا 11 بجے۔ 2 گھنٹے گوہر خان صاحب کا سے سوال پوچھے گئے، 21 سوال، اور 4 گھنٹے رؤف حسن صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ کون چلا رہا ہے، اس کی ویڈیو کیوں نہیں ڈیلیٹ کی آپ نے ابھی تک، اس کو کس کے اپروول سے اپلوڈ کیا گیا، پارٹی کے معاملات پولیٹیکل یہ سوشل میڈیا پہ کون چلاتا ہے، اس طرح کے 21 ٹوٹل سوال تھے۔ جو مین چیز تھی اس میں عمر ایوب نے اپنا حاضر نہیں ہوئے، انہوں نے جناب جو ان کے وکیل ہیں پیپلز پارٹی کے ہوتے تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ان کی مدد سے انہوں نے وہ جواب داخل کروایا۔ وہ جواب کم تھا، وہ کمپلین زیادہ تھی ایف آئی اے کی کہ آپ روک نہیں سکتے کسی کو۔ 1971 کی جو ویڈیو ہے اس میں وہ حقائق بتائے گئے ہیں، محمود الرحمان کمیشن 1972 1974، اس میں یہ کہا گیا کوئی حقائق سے ہٹ کر بات نہیں کی گئی، یہاں تو پابندی لگا دیں اس رپورٹ کے اوپر، اس طرح کی باتیں کی گئی۔ اب ان تینوں رہنما نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دی ہوئی تھی کہ اس نوٹس کو روکا جائے کہ ہمیں جانا نہ پڑے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف کیا دیا، انہوں نے ان کو جانے کی اجازت دی کہ آپ جائیں، آپ جواب بھی دیں، لیکن ایف آئی اے کو روک دیا کہ آپ کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، آپ جو مرضی یہ جواب دیں، جتنی دفعہ مرضی بلائیں، لیکن آپ ان کے خلاف کارروائی کوئی نہیں کر سکتے۔ 25 جون تک اس کو سٹے دے دیا۔ اب یہ عدالتوں کا حال ہے، یہاں پہ ملک توڑنے کا الزام ہے ایک پارٹی کے اوپر، سیریس ایلیگیشن لگ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عدالتیں سہولت کاری پہ اتری ہوئی ہیں اور وہ باقاعدہ ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، محسن کیانی صاحب، اور انہوں نے باقاعدہ سٹے دیا ہے کہ 25 جون کی لمبی ڈیٹ ڈال دی ہے کہ 25 جون کو میں سنوں گا اس کے بعد کا کیس، کہ ایف آئی اے کوئی کارروائی نہیں کر سکتی، نہ کوئی گرفتاری کر سکتی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کیس بنا سکتی ہے، ان کو روک دیا۔ یہ ایک ہوا ہے۔ آج کی جو آخری اور امپورٹنٹ خبر ہے وہ ہے نثار عباسی کے حوالے سے، بڑا کمپیٹنٹ اندر کا بندہ ہے، اس کا کالم آیا جنگ میں، اس میں انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ خبر میرے تک بھی، میں نے اس کو ویریفائی کروایا ہے، وہ ٹھیک خبر ہے ان کی، کہ عمران خان صاحب کو ایک لمبے عرصے تک جیل میں رکھنے کی پلاننگ ہے، اور جو 2 نئے کیسز ان کے اوپر آ رہے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے، اور ایک اور کیس آ رہا ہے ان کے اوپر، وہ پینڈنگ رکھا جائے گا، وہ انتظار کیا جائے گا جب عمران خان صاحب سارے مقدمات میں جو ان کو ریلیف مل جائے گا، جب یہ باہر نکلنے والے ہوں گے تب وہ ان کے اوپر بنائے جائیں گے تاکہ وہ تب اندر رہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی ریاست اگر سارے مقدمے ختم کر بھی دیں نا ان کے عدالتیں، تو پھر بھی ان کو جیل کے اندر رکھا جائے گا، ان کو آپ بچا نہیں سکتے۔ اچھا، پہلے تو میں سوچتا تھا کہ یار یہ پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر سارے مقدمے آپ کے ختم بھی ہو جائیں اور آپ پھر بھی جیل میں رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب مجھے پرویز الہی صاحب کا کیس یاد آتا ہے، مجھے فواد چودھری یاد آتا ہے، اور مجھے صنم جاوید یاد آتی ہے، تو میں کہتا ہوں واقعی پاسبل ہے یار، ادھر پاکستان میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو مقدمہ بعد میں بنتا ہے، گرفتاری پہلے ہوتی ہے، تو یہاں پہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کا وہ پیبل تھا، آپ نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ فارغ ہیں، آپ صادق امین نہیں رہے۔ یہاں پر غلط این او سی جمع کروایا جاتا ہے اور ججز کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، غلطی سے کروا دیا ہوگا، اس میں عمران خان صاحب کو کیا پتا۔ یہاں پر ویڈیوز اپلوڈ ہو گئی ہیں اور ابھی تک یہ نہیں پتا چلا وہ ویڈیو اپلوڈ کس نے کی، پاکستان کے خلاف سازش کس نے کی۔ تو پاکستان میں سب کچھ پاسبل ہے، ہو جائے گا۔ یہ بات نثار عباسی صاحب کی جو خبر ہے اس کو میں نے ویریفائی بھی کروایا ہے، یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان میں اگر ریاست کے جب تک چاہے گی کہ عمران خان اندر رہے گا، اس کے اوپر کیس بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واقعی اندر رہے گا، اس کو کسی الزام میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی ایف آئی اے کی درخواست اس کے اوپر ہونا ضروری نہیں ہے، نیب کا کوئی کیس ہونا ضروری نہیں ہے، وہ رہے گا کسی نہ کسی ریزن کے مطابق، وہ جیل میں رکھ لیں گے۔ پاکستان کے آئین میں گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کو
जितनी देर चाहे जेल में रख सकते हैं। तो ये था आज का खबरनामा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।